नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का फाइनल आज है, असल दिन, और मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं मतदाता। लेकिन मतदाता तो कर ही रहे हैं, वो भी मतदाता है जो प्रत्याशी हैं। इस रण में वो उतर चुके हैं, लेकिन मतदान भी कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधिया की, तो उनकी साख दांव पर है, क्योंकि तमाम लोग उनके ही हैं। सिंधिया ने खुद मतदान किया है, मताधिकार का उपयोग किया है, और वो कह रहे हैं मैं खुश हूं, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होकर मैं मतदान कर रहा हूं। सिंधिया की बात कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मतदान कर रहे हैं। सुनाएंगे आपको कि क्या कुछ सिंधिया ने कहा है। मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कोरोना काल के लिहाज से व्यवस्थाओं का बड़ा इंतजाम जरूरी हो जाता है। ये प्रजातंत्र के महत्व की लड़ाई है, सिंधिया कह रहे हैं। जनता की सेवा के लिए बीजेपी लड़ रही है, सिंधिया ने कहा है। बीजेपी की लड़ाई जनता के लिए है। बीजेपी कार्यकर्ता होने पर मुझे गर्व है। कांग्रेस की आदत है ओछी राजनीति करना। और क्या कुछ कहा है सिंधिया ने, आपको सुनवाते हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभाओं होने जा रहा है। मैंने स्वयं प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है मनुष्य को, मतदान का अधिकार दिया जाता है, उसका उपयोग किया है। मेरा आप लोगों के द्वारा सभी दर्शकों को मेरा निवेदन है कि एक एक व्यक्ति अपना मतदान करे। सारी व्यवस्थाएं हर मतदान केंद्र पर रखी गई हैं, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। और मेरा विनम्र पूर्वक अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। ये प्रजातंत्र की महत्व की लड़ाई है, ये मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई है। और मुझे पूरा विश्वास कि इन 28 के 28 विधानसभाओं में कमल का फूल का परचम लहराएगा। आज तो आत्मविश्वास से लबरेज सिंधिया, 28 की 28 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी। लेकिन क्या गणित है, क्या समीकरण है, क्या वाकई जो कह रहे हैं वो मुमकिन है? क्योंकि कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि सभी सीटें वो जीत रहे हैं। हालांकि पलड़ा बीजेपी का भारी दिख रहा है, क्योंकि कैंडिडेट के भी लिहाज से और सत्तारूढ़ पार्टी है। चलिए समझते हैं इन तमाम परिस्थितियों को, और आज जो मतदाता मतदान करने पहुंच रहा है उसके मूड में क्या चल रहा होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि निकला है घर से मतदाता क्या सोचकर। चलिए रुक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडियो का, जहां से हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज वर्मा जी, न केवल राजनेताओं की नब्ज जानते हैं, मध्य प्रदेश में राजनीति किस तरह की चल रही है, प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं, मनोज वर्मा जी भली भांति समझते हैं, क्योंकि काफी लंबा अनुभव मनोज वर्मा जी आपका है। और आज जब ये मतदान चल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इस मतदान को? मतदाता घर से निकला तो क्या सोचकर? देखिए पारुल, निश्चित रूप से मतदाता के दिमाग में वही चीजें होंगी जो उससे मूलभूत जो समस्याएं उसकी हैं, कि सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। और ये जो अगर किसान है तो उसकी अपनी चिंता है कि उसको समय पे बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, और एक ऐसी सरकार आ जाए जो उसके कर्ज माफ़ी की बात करे तो अगर कर्जा माफ़ हो जाए, जो उसको फसल बीमा की बात करती है उसको समय पे फसल मिल जाए, जो सरकार ये कहती है कि उसको 20 घंटे की बिजली देंगे उसको 20 घंटे बिजली मिल जाए, उसको अच्छा खाद बीज समय पे मिल जाए, और उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए। लेकिन ऐसा आमतौर पर हम देखते हैं कि होता नहीं है। सरकारें वादे जरूर करती हैं, लेकिन जब वो वादों को पूरा करने की बात आती है तो उसमें नए नए रास्ते निकाले जाते हैं। लेकिन वही सरकार जब चुनाव का समय आता है तो एकदम दानवीर कर्ण बन जाती है। वो ये कहती है कि हम आसमान के तारे भी ला देंगे, चांद सितारे भी ला देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस चुनाव में भी हमने देखा है कि पहले जब कांग्रेस ने वादा किया था किसान कर्ज माफी का 10 दिन में, 55 लाख किसानों का कर्ज माफ होना था, 24 लाख की बात खुद सरकार कह रही है, सरकार भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है, यानी 30 लाख के लगभग किसान बच गए थे।
55,000 करोड़ की किसानों का कर्ज माफ होना था, लेकिन 6,000 करोड़ का हुआ। यानी इतने छोटे कर्ज माफ किए गए कि एक बड़ा अमाउंट अगर अभी आज की तारीख में सरकारें फिर से करें तो 50,000 करोड़ के आसपास की राशि आपको फिर से चाहिए। कल ही किसानों के खाते में प्रदेश सरकार ने 4-4 हज़ार रुपये भिजवाए हैं और सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है, बीजेपी सरकार की ओर से, कि वो सारी सब्सिडी खत्म करेंगे, वो किसानों को एकमुश्त पैसा देने की बात करेंगे। इस चुनाव में भी हमने देखा कि मुद्दों की बात राजनीतिक दलों ने नहीं की है। 28 सीटें जीतने की बात कमलनाथ भी कर रहे हैं, बीडी शर्मा भी कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हमने देखा। ये चुनाव मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सिंधिया, शिवराज, कमलनाथ के लिए भी इतना महत्वपूर्ण चुनाव है पारुल, क्योंकि अगर हम सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जब सरकार गिरी तो मार्च में जब ये था कि उनको शायद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव होना था, बीजेपी के सामने इकलौते वो चेहरे थे जो अपने बाकी उम्मीदवारों को चुनाव जिता सकते थे। और इस चुनाव में हमने देखा, इस प्रचार में 80 के आसपास उन्होंने लगभग सभाएं की हैं, एक सबसे ज्यादा। तो उन्होंने बताया कि क्यों आलाकमान ने उन पर भरोसा किया, और ये चुनाव अगर वो जीतते हैं, अगर बीजेपी की सरकार बरकरार रहती, ज्यादा सीटें जीतते हैं, तो दिल्ली में उनका दावा मजबूत होगा और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, उनकी ताकत कमजोर होगी। सिंधिया के लिए चुनाव इसलिए जरूरी है कि सारे लगभग उन्हीं के समर्थक हैं। अगर वो सारे जीतते हैं तो वो जो दावा करते हैं सिंधिया लगातार कि ये जीत सिंधिया की जीत है, कांग्रेस की नहीं है, तो उनका दावा मजबूत होगा और दिल्ली में उनका दखल बढ़ेगा और मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी में दखल बढ़ेगा, क्योंकि अभी वो संगठन में उनको कहीं स्थान नहीं मिला उनके लोगों को। बीजेपी ने 5 महामंत्री बनाए, एक भी सिंधिया समर्थक नहीं है। उम्मीद की जा रही है अब शायद उपाध्यक्ष या कोई और पद उनको मिल जाए, जिला अध्यक्षों में कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। सिंधिया अगर चुनाव जीतते हैं तो अगर कांग्रेस में वापसी वो करते हैं तब उनका दावा मजबूत रहेगा। वो ये कह पाएंगे कि मेरे अकेले के दम पर मैंने कांग्रेस में भी सीटें जिताई हैं, बीजेपी में जिताई है और इकलौता बड़ा लीडर में हूं, क्योंकि 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तब तक सिंधिया और जो कमलनाथ है वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे कि बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति के हिसाब से नहीं रहेंगे। तो सिंधिया को अगर वापसी भी करनी है, केंद्रीय मंत्री बनते और मध्य प्रदेश की राजनीति भी खपना बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक बड़ा प्रयोग बीजेपी ने इस चुनाव में किया है। कर्नाटक में हमने देखा था बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया, सरकार गिराई जेडीएस और कांग्रेस की और अपनी सरकार बनाई, इस्तीफे कराए, 17 विधायकों के 16 चुनाव जीत गए। लेकिन वहां जोखिम इसलिए कम था कि वहां विधान परिषद है, कि अगर आप विधानसभा का चुनाव हारते तो आपके पास एक मौका था कि आप विधान परिषद में आपको भेज दिया जाता, फिर से मंत्री बना दिया जाता। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। यहां अगर बीजेपी इस 28 में से 20 या उसके आसपास सीटें जीत लेती है तो ये प्रयोग आप मानकर चलिए कि बीजेपी हरियाणा में दोहराएगी, जहां पर वो दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाए हुए है। वो ये कोशिश झारखंड में करने की करेगी, वो ये फार्मूला महाराष्ट्र में अपनाने की कोशिश करेगी, जहां वो सरकार बनाते बनाते उनकी चली गई, ज्यादा चली नहीं, और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने सरकार बना ली। तो बीजेपी का पूरा प्रयोग इस मध्य प्रदेश पर टिका हुआ है। अगर यहाँ का नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो देश भर में मानकर चलिए आपकी जितनी भी एंटी बीजेपी सरकारें हैं जहां बीजेपी को संभावना दिख रही है। गुजरात का उदाहरण देखिए आप, गुजरात में बीजेपी के पास बहुमत था, इसके बाद भी उन्होंने 7 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे करवाए, इसलिए कि कांग्रेस को कमजोर करना, बीजेपी को मजबूत करना। पहले पॉलिटिकल पार्टियां या बीजेपी पहले की जो बीजेपी थी मोदी और अमित शाह के पहले की, वो विश्वास करते थे कि पार्टी को धीरे धीरे मजबूत करना। यहाँ ये बीजेपी अब बदल गई है 7 सालों में। इनकी 2 टैक्टिक्स चलती हैं, एक खुद को मजबूत करना और दूसरी पार्टी को कमजोर करना। गुजरात के जैसे मैंने जिक्र किया, महाराष्ट्र में आप देखिएगा कि यही होने वाला है और हरियाणा में भी बीजेपी यही करेगी कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके इस्तीफे हो सकते हैं, कुछ और विधायकों के इस्तीफे होंगे, बीजेपी अपने सीट पर टिकट पर उनको लड़ा सकती है और जो बाहर से वो समर्थन दे रही हैं वो वैसाखी हटाने का प्रयास करेंगी। इसी प्रकार का एक प्रयोग हम देख सकते हैं कि बिहार में भले वो साथ साथ लड़ रहे हो, आरजेडी और कांग्रेस, इधर बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी लड़ रही है, लेकिन चिराग पासवान अकेले लड़ रहे हैं। एक सोची समझी रणनीति है ताकि जो विरोधी वोट है एनडीए के खिलाफ का, वो चिराग पासवान के पास चला जाए और इसका फायदा आरजेडी कांग्रेस को ना मिले। और निकट भविष्य में अगर बीजेपी बहुमत के आसपास जाती है अकेले के दम पर, क्योंकि 120 के आसपास सीटें उनको मिली थी, 112-15 पे वो लड़ रहे हैं, और चिराग पासवान अगर 20-30 सीट ले आते हैं तो बीजेपी कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार को बाहर करे और चिराग पासवान के साथ सरकारें बना ले। तो बीजेपी जो मैंने कहा 7 साल की पुरानी परंपरा है वो उससे अलग हट गई है। और इस चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि सारे नेता इसीलिए पूरा जोर लगा रहे हैं। कमलनाथ इसलिए लगा रहे हैं, इकलौते सर्वमान्य नेता बनना उनको, मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्षी वो है, मुख्यमंत्री रैली है, प्रदेश अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री है। दिग्विजय सिंह
अपने दम पर वो राज्यसभा का टिकट लिया है, उसी के कारण सिंधिया को पार्टी छोड़ना पड़ी। अब उनको ये बताना है, क्योंकि बेटे को स्टेब्लिश करना, और वो ये बताना चाहते हैं कि उनके जाने के बाद से पार्टी लगातार कमजोर हुई और वो इकलौते चेहरे हैं जो कांग्रेस को बांध कर रख सकते हैं। और पंगत और संगत का कार्यक्रम जो उन्होंने किया 2018 में, उन्होंने खुद को साबित किया। सिंधिया का जैसे मैंने बताया, बीडी शर्मा की बड़ी परीक्षा इसलिए कि पिछली बार जब राकेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो वो मोदी के खास थे, वो अमित शाह के खास थे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, बीजेपी की 15 साल पुरानी सरकार चली गई। उम्मीद थी कि उनको शायद रिपीट किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी कार्यकारिणी भी नहीं बना पाए, लेकिन उनको हटा के युवा चेहरे बीडी शर्मा को लाया गया। बीडी शर्मा का भाग्य देखिए, वो कहते हैं कि मेरी पत्नी का सूर्य उच्च का है, तो उनकी किस्मत देखिए, वो सांसद बन गए, लाखों वोटों से जीते, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, सरकार बन गई, और हो सकता है सरकार बरकरार भी रहे। तो बड़ी चुनौती उनके सामने भी, उनको भी साबित करना है। पारुल, बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी दर्शकों से कहा कि मनोज जी बैठे हैं साथ में, तो जड़ से खोद कर निकालेंगे कि क्या समीकरण है और किस तरह से राजनीति में उठापटक चल रही है। तो न केवल मध्य प्रदेश, आपने बाकी अन्य राज्यों को भी डिस्क्राइब किया। हमें अभी आगे बढ़ना होगा मनोज जी, और कमलनाथ जी भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी हम सुनवाएंगे। लेकिन यहाँ बात ये भी, जैसे कि आपने दिग्विजय सिंह साहब का भी जिक्र किया, और इससे पहले जब ये परिस्थितियां बन रही थी तब हमने विश्लेषण किया था, आप भी बैठे थे, आपने भी बताया था कि ये जो मध्य प्रदेश में जिस तरह की रणनीति के तहत आगे सियासत दिखाई दे रही है, ये पुत्रों को स्टैब्लिश करने, दो बेटे हैं उनको स्टैब्लिश करना है, नकुलनाथ और जेवी जयवर्धन। कमलनाथ जी कुछ कह रहे हैं, उस तरफ पहले रुख करना होगा, मैं आपके पास लौटूंगी। क्या कुछ कह रहे हैं कमलनाथ, हम दर्शकों को सुनवाएंगे। देखिए इस वक्त क्योंकि शिवराज जी और कमलनाथ जी, कमलनाथ जी की बाइट होने वाली है, ठीक है। अरे लाइव मतलब ये बाइट तो यार खराब हो जाता है, पहले बाइट होने फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, फिर अपन लाइव करेंगे। ये तस्वीरें कमलनाथ साहब अपनी गाड़ी में से उतरते हुए तमाम मीडिया कर्मियों उन्होंने घेरा हुआ है, और क्या कुछ वो कहेंगे ये सुनना लाजमी होगा आज के दिन, क्योंकि ये जो टक्कर है ये शिवराज वर्सेस कमलनाथ तो है ही, और सिंधिया भी एक बिग फैक्टर है मध्य प्रदेश में। जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो सब चीजों का उपयोग करती है, पर जब कोई पार्टी पिटती है तब कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जितना झूठ बोलने शिवराज सिंह जी का सहारा केवल झूठ बचा है, झूठ और घोषणाएं, इसके अलावा उनके पास पिछले 6 महीने में कुछ नहीं बचा था। आज वो झूठ और वो घोषणाओं का परिणाम अब 10 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता देगी। सर आप मंदिर जाते थे, मैं मंदिर, हनुमान जी की कृपा रही है, हनुमान जी के मंगलवार को मतदान है, हनुमान जी के मंगलवार को गिनती है, हनुमान जी की कृपा मध्य प्रदेश पर बनी रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का विकास का, मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा का, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का ये मौका मध्य प्रदेश के मतदाता कांग्रेस को देंगे। ये शिवराज जी बाज नहीं आएंगे, आदत के मजबूर हैं। चुनाव खत्म भी हो जाएगा फिर भी वे घोषणा करते रहेंगे। अब करें क्या, क्योंकि इसी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कई गोलियां चल गई उसके विषय मैं उसकी पता चला रहा हूँ कि गोलियां चले या ये सब भी, मैंने कहा सब चीजों का ये उपयोग करेंगे, पर जनता
तो साम दाम दंड भेद सभी चीजों का उपयोग हो रहा है इस चुनाव में। ये पहले भी कमलनाथ जी कह चुके हैं जब स्टार प्रचारक का दर्जा उनसे लिया जा रहा था दबी जुबान में कि प्रशासन का भी उपयोग किया जा रहा है। हालांकि डायरेक्ट उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट नहीं किया था और आज भी वो यही कह रहे हैं और घोषणाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अभी नहीं, वो तो वैसे भी घोषणाएं करते रहते हैं। मनोज जी, सबसे पहले आप जो कमलनाथ जी ने कहा उसे आप कैसे देखते हैं? उसके बाद जो मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी मैं परिचय कराऊंगी। छोटी सी टिप्पणी आपकी पहले कमलनाथ जी पर। देखिए, शुरुआती दौर में अगर चूंकि चुनाव के मतदान के कुछ घंटे अभी आधे दिन शेष है और कोई नेता ये कहने लगे कि धन बल बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, शराब पैसे का, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो उनकी पार्टी के लिए पॉजिटिव रिस्पांस उनको कहीं से नजर आ नहीं रहा है। एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, हनुमान जी की बात है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में हनुमान जी भी एक बड़ा एक दिलचस्प रोल है। मैं दर्शकों को थोड़ी देर में आप बता रहा हूँ बड़ा संक्षेप में कि 2003 में जब दिग्विजय सिंह के खिलाफ कैंपेन की शुरुआत की थी उमा भारती ने, तो छिंदवाड़ा के उसी जाम सावली मंदिर से की थी जो विख्यात मंदिर है। उसके बाद उमा भारती विवादों में घिरी, कहा गया कि अंडे वाला उन्होंने केक चढ़ा दिया भगवान को, उन्होंने कहा, उमा भारती ने इसका खंडन किया। उमा भारती पूरे प्रदेश में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया और 10 साल पुरानी दिग्विजय सिंह सरकार चली गई। 2018 में कमलनाथ ने हनुमान जी की पूजन अर्चना के बाद मध्य प्रदेश में कैंपेन शुरू किया और दिग्विजय सिंह ने ओरछा से राम राजा के दर्शन किए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 15 साल पुरानी बीजेपी सरकार चली गई। अब बीजेपी कांग्रेस लगातार कह रही है मंगलवार को वोटिंग है और मंगलवार को काउंटिंग है और हनुमान जी उनका मंगल करेंगे। तो काउंटिंग आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में भी है, तो ट्रंप और हो सकता है बिडेन भी यही कामना कर रहे हूँ। लेकिन ये चूंकि मतदाताओं पर निर्भर करेगा वो किसके साथ जाते हैं। हनुमान जी तो एक इसमें जरूर उनको बीच में लाया जा रहा है। चलिए, लेकिन हनुमान जी बीच में आ ही गए हैं और फिर मंगल का भी दिन बीच में लेकर आया गया है सियासत में, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मंगल के दिन किसका मंगल होता है 10 तारीख को। आशा जैन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही विकास बौंद्रिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहले आशा जैन जी, कितना आश्वस्त है, कितनी सीटें आ रही हैं आपके पास? क्योंकि कमलनाथ जी ने तो साफ कर दिया, भाई मैं शिवराज नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा कि 28 की 28 सीटें आएंगी, लेकिन हम जीत रहे हैं। आज के दिन यानी मतदान के दिन हर मतदान केंद्र, हर मतदान बूथ पर हमारे संवाददाता तैनात है और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन कहां कैसे मत डालने जा रहा है, हर प्रत्याशी। और रही बात सीटें आने की, तो बिल्कुल हम लोग गणित पर नहीं जाते और ना ही हम कोरी घोषणाएं करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि हम 28 में से 28 जीत रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं। जो भी होगा, आज मतदान है, जनता के सामने हमने हमारी पूरी बात रखी है। कमलनाथ जी ने बात रखी है, हमारे सारे स्टार प्रचारकों से लेकर जमीनी कार्यकर्ता ने काफी कुछ मेहनत की है। स्थानीय जनता के सामने सारी चीज सामने है, किस तरीके से खरीद फरोख्त की गई, जनता के लिए जनता की चुनी हुई सरकार को जनता के सामने ही गिरा दिया गया, किस तरीके से 35 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का प्रलोभन दिया गया और पहले ये बोलते थे कि नाम बताएं और सबूत करें। तो जिस प्रकार से हमारे अभी पूर्व मंत्री वन मंत्री ने इसका उमंग सिंघार जी ने सामने आकर ये बात रखी, उसके बाद इनका कोई खंडन नहीं आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा कोई ऐसा खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया कि ये झूठ बोल रहा है। तो स्पष्ट है कि आपने एक जनता की चुनी हुई सरकार जो जनता ने बनाई थी, जो जनता ने 15 वर्षों के भयानक भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई थी, जिस जनता ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को सिरे से नकार दिया था, उस जनता की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आपने संविधान की रचना करने वाले माननीय भीमराव अंबेडकर जी के संविधान लोकतांत्रिक परंपरा को तोड़ा है। आपने उनका अपमान किया है। आपने हर उस व्यक्ति का अपमान किया है जो लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास रखता है, जो इस संविधान को मानता है। उस हर मर्यादा को आपने लांघ दिया। नीति और रीति की बात को छोड़ दीजिए, मर्यादा की बात को छोड़ दीजिए। आप तो किस तरह की राजनीति पर उतारू हो गए हैं, ये पूरा विश्व देख रहा है, पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जिन जिन राष्ट्रों में, जिन जिन राज्यों में इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, किस तरीके से उन राज्यों के विधायकों को दिन प्रतिदिन प्रलोभन देकर खरीदने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने इलेक्शन टाइम से ही दोहराया है इन तमाम चीजों को, लेकिन अब अगर जीतेंगे तो क्या कहेंगे, हारेंगे तो क्या कहेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाती है। मैं लौटती हूँ आशा जी आपके पास। विकास जी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, कितनी सीटें लेकर आने वाले हैं, कितना आश्वस्त है? माहौल तो अभी यही बता रहा है कि वोटर बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो चुनौती है कि सबसे पहले तो उसे बाहर निकालना है और उसके लिए हम अगर धरातल पर जाकर देखें, प्रत्याशियों के आसपास का माहौल देखें, तो कई वोटर्स जो हैं बाहर भी आने को तैयार है, लेकिन जो बूथ पर आपके कार्यकर्ता तैनात हैं उनमें थोड़ी सी अनबन चल रही है। सर,
बंद नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कैडर पूरा सामंजस्य के साथ में चुनाव लड़वा है। मुझे लगता है कि मॉर्निंग आवर्स हैं और ठंड चालू हो गई है, खास करके आप देखेंगे ग्वालियर चंबल संभाग में ठंड तेज होने लगी है। तो जैसे जैसे धूप पड़ेगी, दिन बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे वोटर निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का बटन दबाएगा। जी मनोज जी, आप क्या कहेंगे? विकास जी, पूरे चुनाव में मुद्दों की बातें कहीं नहीं कही गई। लगातार किसानों की बात थी तो किसानों को दरकिनार किया गया दोनों दलों ने। 28 सीटें आप जीतने की बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि संभव है? क्योंकि पूरी की पूरी वोटिंग जो आप देख रहे हैं, परसेंटेज आपने कहा ठंड है वोटिंग बढ़ेगी, लेकिन ये मध्य प्रदेश में ट्रेंड रहा है कि जब जब वोटिंग कम हुई है तब तक उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। पिछले चुनाव का नतीजे बताते हैं 2018 में भी, या हम 2003 में देखें, 8 में देखें, 13 में देखें कि वोटिंग जब जब बढ़ी है बीजेपी को फायदा हुआ। और अभी की स्थिति बात करें तो मेहगांव में अभी वो मुंगावली और ब्यावरा है, यहाँ पर सबसे कम वोटिंग हुई है, 10 से 12% ही है। तो अगर यही ग्राफ रहा शाम तक तो इसको उभरेंगे कैसे? और जो आपने बूथ की बात की है, बीजेपी ने एक जो मॉडल तैयार किया था, तो आपको लग रहा है इस चुनाव में सक्सेस साबित होगा? बीजेपी का तो बड़ा चुनाव लड़ने के लिए जो पोलिंग मैनेजमेंट का जो तौर तरीका है अब तो बहुत पुराना है और बड़ा आजमाया हुआ है। देखिए, हमारा कार्यकर्ता तो लोगों को घर तक निवेदन करता है पोलिंग के दिन, और इतने कार्यकर्ताओं की हमारी व्यवस्था रहती है। पन्ना प्रभारी हमारा इसके लिए दायित्ववान कार्य। जो आपने बात की वोटिंग परसेंटेज की, मैं मनोज भाई बता रहा हूं ना आपको, आप ठंडियों के चुनाव का विशेष करके आकलन करिएगा, पोलिंग परसेंटेज कब कैसे ट्रेंड करता है, क्या ग्राफिकल उसका डिजाइन आता है, आप पाएंगे कि पोस्ट लंच तो बड़ा तेज मतदान होगा। दूसरी बात, हम तो चूंकि ठंड के साथ विकास जी, एक ठंड के साथ एक बड़ी चुनौती कोरोना भी है, क्योंकि ठंड में ही चुनाव हमने 18 में भी देखा है, 13 में भी देखा, 8 में भी देखा और 3 में भी देखा है। लोगों ने कोरोना के प्रति अपनी जो समझ है उसको बना लिया। 6-7 महीने में हमने कोरोना से बचाव, उससे मुकाबला और उसके चलते काम करने की आदत डाल दी। आपने देखा होगा जो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, जनसभाएं हुई, उसमें इस तादाद में लोग आए हैं। इससे पता लगता है कि कोरोना का भय नहीं है, कोरोना के प्रति सचेतता जरूर लोगों में है। तो उसके साथ में मतदान के लिए जो चुनाव आयोग ने प्रबंध किए वो भी संतोषजनक हैं और लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे। कोरोना ऐसा कोई बहुत बड़ा वजह मुझे लगता नहीं कि बन पाएगा। दूसरी बच्चा, आप जो एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, जो हम सरकार में और राजनीतिक दल के मद्देनजर जो हमारे कंट्रोल में और हमें जिस पे ज्यादा बात भी करना चाहिए, वो है किसानों का मुद्दा। देखिए मनोज भाई, हमने तो किसानों के लिए लगातार काम किया, और ये वाली जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, ज्यादातर दूसरा क्षेत्र 1-2 को छोड़ दे तो किसानों से ही ज्यादा संवाद भी करना पड़ रहा है। किसानों के मुद्दे पे हमने बराबर लोगों से बातचीत की है, जनसभाओं में, कार्यकर्ता सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों के लिए अभ्यस्त और प्रशिक्षित भी किया है। और हमारे पास चूंकि बात करने के लिए मटेरियल है, इसलिए हम तो बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो कतराना वाजिब है, क्योंकि उन्होंने जो किसानों के मार्फत सबसे बड़ा चुनावी वादा किया था, जिससे प्रलोभित होके कुछ लोगों ने वोट दे भी दिया, वो अब उनके सिटकने में है, तो इसलिए वो कतरा रहे हैं। हमने इस कोरोना काल में, अब इस 7 महीने में, पहले की तो हमारी 24% तक की जो वृद्धि दर थी कृषि को लेके, वो तो अपनी जगह है, उसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं। हमने नए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत करी है, खास करके चंबल ग्वालियर रीजन में, वो एक महत्वपूर्ण है, हमने लोगों से चर्चा करी। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी, जो रिकॉर्ड खरीदी हमने करी, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 0 ब्याज दर पे। लेकिन विकास जी, आपको नहीं लगता है कि खरीदी और उत्पादन में बहुत अंतर है? खरीदी तो इसलिए भी ज्यादा हो गई हो क्योंकि आप मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा समर्थन मूल्य मिल रहा है। खरीदी और उत्पादन में 2 बेसिक अंतर है। दूसरी एक बात है, आपने कहा एग्रीकल्चर ग्रोथ की, उसी समय मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर ग्रोथ 24% बताते हैं, 17%, 24% कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है। और उसी समय सरकार आपकी ये कहती है कि किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा हमने दिया है ओला में, पाला में, फसल खराब में। तो जब सबसे ज्यादा मुआवजा तब दिया जाता है जब फसल खराब हो। जब फसल खराब हो तब एग्रीकल्चर ग्रोथ आप कहाँ से निकालते हैं, डाटा कहाँ से लाते हैं, एक ये बताइए दर्शकों को। और दूसरा, जब फसल खराब हो रही है तो कृषि कर्मण अवार्ड जब मिल रहा है, अब उसके लिए हालांकि आप ये कहेंगे कि आपको कांग्रेस के सरकार के समय भी मिला है, लेकिन डाटा तो आप ही लोग भेजते हो।
इरिगेशन का रकबा बढ़ा, इरिगेशन के रकबे के बाद फसल का रकबा बढ़ा। जब फसल का रकबा बढ़ा तो ज्यादा सोइंग किया गया, सोइंग करने के साथ में उत्पादकता बढ़ गई। अब ये जरूर रहा कि जैसे 10% सोइंग का हिस्सा, 20% सोइंग का हिस्सा। देखिए ये रकबा बढ़ना और उत्पादन बढ़ना, सोयाबीन का रकबा बढ़ा लेकिन उत्पादन नहीं हुआ था। पीला मोजेक से वो पूरी खराब हो गई थी, पिछले साल भी, इस साल भी, 2018 में भी। रकबा बढ़ना और उत्पादन होना दो अलग चीजें, ये आप भी समझते हो और आप भी चूंकि उस क्षेत्र से जुड़े हो इसलिए आप बेहतर बता सकते हो। ये सवाल इसलिए मैंने आपसे किया है। उत्पादकता जो बढ़ी है उसी के कारण तो ग्रोथ कैलकुलेट हुई है, लेकिन ये जरूर है कि उत्पादकता मतलब ओवरऑल फिगर जो हमारा, मुझे जैसे 178 मेट्रिक लाख टन था कुछ फिगर उत्पादकता का, तो वो बढ़ा, तो उत्पादकता बढ़ी इतनी गई। लेकिन चूंकि कुछ क्षेत्रों में आपदा आई, ओला हुआ होगा, कुछ अन्य कारण बने होंगे, पानी जैसे इस बार पानी की मार लगी है, तो वहां पे राहत देने की जरूरत पड़ी। और देखिए, राहत के प्रति किसान आशान्वित रहा है बीजेपी की सरकार में, इसलिए उसने खराब मौसम में भी, खराब हालातों में भी बोने का प्रयास किया। मनोज भाई, आप देखेंगे इस साल 31 अगस्त तक हमने बीमा क्लेम के लिए, लोगों के बीमा के लिए आवेदन स्वीकार किए गए, जबकि आप महसूस करेंगे कि अगस्त के प्रथम सप्ताह से खराब हुई फसलों के सर इसके 20 रुपए का मुआवजा मिला किसानों को, 23 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए। इस पे हम बाद में भी बात करेंगे। आशा जी, आप कुछ कहेंगे विकास जी की बातों का जवाब? देखिए मनोज जी, जिस तरीके से दावे विकास कर रहे हैं तो कोई नया अनुभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जिनके मुखिया बीडी शर्मा जी और जिनके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूरा झूठ का पुलिंदा लेकर साथ चलते हैं, घोषणा वीर है, वो घोषणाएं करना उनका काम है। आप जिस तरीके से यथार्थ की बात कर रहे हैं कि 5 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए भी मुआवजा मिला है, तो सिर्फ ये बटोलों की सरकार थी और इसीलिए जनता ने इसको नकार दिया था। आज ये जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, पहली एक बात में अभी विकास जी बड़ी बात कर रहे थे, अगर ये लोग इतने ही सजग थे, बोल रहे कि धूप बढ़ेगी, करेगी, हम कोरोना के लिए बहुत सतर्क हैं हुए थे, और माननीय कमलनाथ जी द्वारा विधानसभा का सत्र और हमारे प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा का सत्र 16 मार्च को आगे बढ़ाया गया, तो इनके बयान आए थे, शिवराज सिंह चौहान जी के बयान आए थे, वीडी शर्मा जी के बयान आए थे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब नाटक है, सरकार बचाने के लिए नाटक है। और नरोत्तम मिश्रा जी बोले थे चला चल के बेड़ा है, नाटक कर रहे हैं, कोरोना मध्य प्रदेश में नहीं देश में ही नहीं है। एक बात। दूसरा, अभी बड़े ही किसान हितैषी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं था। कांग्रेस के पास कुछ कहने को है या नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किसानों 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ सरकार में हुआ, और ये बात हमने हमेशा कही, लेकिन इन लोगों ने नकार दी। लेकिन जब विधानसभा में इनके कमल पटेल, इनके कृषि मंत्री ने ये बात स्वीकार करी कि हाँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तब इन लोगों के तोते उड़ गए और इन लोगों से कहते नहीं बना। उसके बाद भी इन्होंने झूठ का पुलिंदा फैलाया कि वहां के जो विधानसभा के जो प्रशासनिक अमला था। लेकिन आशा जी, उस किसान कर्ज माफी का सच आपको भी पता है, क्योंकि आप भी हमारे साथ उस पैनल में मौजूद थी जब हमने रियलिटी शो बताया था। तो आपको नहीं लग रहा कि मंत्रियों को क्लीन चिट देने से, आपके ही मंत्रियों ने जब सरकार थी, आपने उमंग सिंगार का जिक्र किया था, उमंग सिंगार ने तो दिग्विजय सिंह पर भी आरोप लगाए थे। उमंग सिंगार ने पौधरोपण में पिछली सरकार, बीजेपी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, सिंगस घोटाले में क्लीन चिट दे दी थी, व्यापम घोटाले में क्लीन चिट दे दी थी। तो उसकी अगर बात की जाए, और अगर आपको लग रहा है अब जो वोटिंग हो रही है गद्दार और बिकाऊ टिकाऊ की बात आपने की पूरे समय, अभी कमलनाथ जी वही बात कर रहे हैं, अगर आपको जनता आपके उम्मीदवारों को नकार देती है तब आपके पास क्या उपाय बचेगा? क्या तब भी ये कैंपेन आप बाकी के 3 साल जारी रखेंगे टिकाऊ बिकाऊ गद्दार वाला, या कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि नई ताकत के साथ 2023 में आप जाएं? देखिए मनोज जी, जनता हमें नकार देगी ये तो असंभव सी बात है, क्योंकि मैं भी खुद चुनावी क्षेत्रों में रही हूँ और जिस तरीके की जनता ने हमें समर्थन दिया हुआ है। आजकल जो वोटर है पढ़ा लिखा है, समझदार है, चाहे दूरस्थ क्षेत्रों का हो चाहे गांव ग्रामीण क्षेत्रों का है। इतना तो सब जानते हैं कि चुनी हुई सरकार को 5 वर्ष चलाने का अधिकार इस लोकतंत्र में है, संविधान ने दिया हुआ है, और उस चलती हुई सरकार को 15 महीने में गिराना कहीं भी न्यायोचित नहीं था। एक बात। दूसरा मनोज जी, जनता हमारे साथ इसलिए भी हमें दिखाई दे रही है क्योंकि हमने जनता के काम करने शुरू किए थे, हमने अपने वचन पत्रों के कई वचन पूर्ण किए थे और किसान कर्ज माफी का पहला चरण पूर्ण किया। ये परम सत्य है, ये चाहे जो भी कहे विपक्षी दल के लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन ये सत्य है और ये जनता
जनता के सामने। जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ वो आज बोल रहे हैं, जिस वृद्धा पेंशन को हमने 300 से बढ़ाकर 600 किया था और आगे भी 1000 करने वाले थे, वो लोग बोल रहे हैं। जिन बच्चियों का हमने कल्याण किया था वो बोल रही हैं। जो बच्चों छात्रों को हमने बेरोजगारी के लिए हमने 25,000 भर्तियां सिर्फ पुलिस बल में निकालने की घोषणा कमलनाथ जी ने की थी। कमलनाथ जी ने और भी आगे कहा था कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए प्राथमिकता रहेगी सरकारी जॉब में। तो जिस तरीके से हम दर कदम दर आगे बढ़े, दूसरा एनसीआरबी के आंकड़े में 2018 में मध्य प्रदेश महिला बलात्कार और महिला शोषण में 1 नंबर पे था, लेकिन हमारे 15 महीनों की सरकार में ये ग्राफ नीचे आया था। तो जिस तरीके के लिए युवाओं का काम हम कर रहे थे, जिस तरीके से किसानों के लिए हम आगे आए थे, वृद्धों के लिए हम आगे आए थे, महिलाओं के हितों की रक्षा कर रहे थे। आपकी बातों का जवाब आशा जी हम बोंद्रिया जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें कांग्रेस कार्यालय की तरफ रुख करना होगा। वैभव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, इस वक्त क्या कुछ वहां पर आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी तो वहां पर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया था, हर एक विधानसभा सीट का वो मॉनिटर कर रहे थे बैठकर वहां पर क्या कुछ वहां चल रहा है। यहाँ कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है? क्या कुछ आप इस वक्त अपडेट्स दे रहे? जी जी वैभव। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर अंदर बैठक चल रही है, मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। इसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद हैं, संगठन के पदाधिकारियों से, इसके साथ ही जिन 28 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं वहां के जिलाध्यक्षों से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों से भी बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वहां पर वोटिंग के हालात क्या है, मतदान का प्रतिशत अगर कम है तो लोगों से, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह भी रहे हैं कि लोगों को लाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, और कांग्रेस के पक्ष में वो मतदान करने की अपील भी की जा रही है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की, जब मीडिया के द्वारा सवाल किए गए कि सुमावली में गोलियां चलने की खबरें आ रही हैं, इसके साथ ही कई और तरह की भी खबरें आ रही, तो उन्होंने कहा कि अब बीजेपी समझ गई है कि क्या जनता का मूड है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सीधी सादी जनता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है। शिवराज जी ने पिछले 6 महीने में क्या काम किए जनता इसके बारे में भी जानती है, और जिस तरह की मुझे सूचनाएं मिल रही हैं उससे मुझे लग रहा है कि 10 नवंबर को भी कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीतने वाले हैं। इसके साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे कमलनाथ के आज मंदिर जाने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आज मंगलवार का दिन है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हर मंगलवार को दर्शन करने के लिए जाता हूँ, और 10 नवंबर को भी मंगलवार है, उस दिन हमें हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम तरह के आरोप भी कमलनाथ के द्वारा शिवराज जी पर लगाए गए, बीजेपी की सरकार पर लगाए गए कि निष्पक्ष चुनाव मध्य प्रदेश में संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि जनता का मूड क्या है। जनता के द्वारा जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ बात की जा रही, जिस तरह की हवा चल रही है, उसको बीजेपी भी समझ रही। तो ये सारे बयान कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचते ही दिए थे। इस वक्त वो पीसीसी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग सेल में। इस वक्त कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। खुद कमलनाथ सभी बीजेपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, और जनता के मूड के साथ विधानसभा के मूड को समझने की कोशिश कमलनाथ के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल वैभव, ऐसे में कांग्रेस भी एक्टिव दिखाई दे रही है और उधर बीजेपी कार्यालय में भी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। मनोज जी, लेकिन क्योंकि आज मतदान का दिन है, वोटर्स अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों ने अपना काम कर दिया, संकल्प पत्र और तमाम वो पत्र जिनसे वादे पता चलते हैं दलों के, वो भी हमने देखे, लेकिन अब आपको क्या लगता है जो स्ट्रैटेजीज इस चुनावी प्रचार प्रसार में अपनाई गई, वोटर को लुभाने की पूरी कोशिशें की गई, वो कितनी काम आने वाली है? और अगर आप वैभव से भी कुछ पूछना चाहें तो। देखिए, स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहले मैं आशा जी से एक सवाल करूंगा। आशा जी, 900 से ज़्यादा वचन किए थे कांग्रेस ने चुनाव में 2018 के मैनिफेस्टो में। अभी जो अपील की है कल आपने वोटरों से, उसमें 8 या 9 बिंदु शामिल किए महज, जबकि जब पिछले दिनों कमलनाथ जी और आपकी पूरी पार्टी के लोग कह रहे थे कि आपने 15 महीने में 400 से ज़्यादा वादे पूरे कर दिए, तो क्या पार्टी के पास वादे गिनाने लायक नहीं है? क्योंकि आपने कहीं भी डाटा नहीं दिया, केवल किसान कर्ज माफ़ी को छोड़ दें कि उसमें फिगर लिखा है कि इतने किसानों का कर्ज माफ़ किया। बाकी मुद्दों की अगर बात करें, गौशाला बना दी गई है, कितनी बनी, कहाँ बनी है, उसका जिक्र नहीं है। कन्यादान की राशि बढ़ाने की बात जिक्र किया गया, कितनी कन्याओं को मिली उसका जिक्र नहीं है। शुद्ध के युद्ध की बात की गई है, तो जिसने शुद्ध का युद्ध चलाया था तुलसीराम सिलावट, वो खुद ही आपको छोड़कर चले गए। तो आपके पास
क्योंकि युवाओं की इसमें जो आपने कल अपील की है उसमें युवा नदारद हैं, क्योंकि युवाओं के लिए एक स्कीम की बात कही गई है, तो इस चुनाव में युवा जो वोटर हैं वो निर्णायक साबित होने वाले हैं। तो क्या कहीं मुद्दों की कमी रह गई, या जो आपके नेता कह रहे हैं कि इतने सारे वादे पूरे कर दिए वो कागजों में रहे, अधिकारियों ने उनको गुमराह किया, या आप लोग वोटरों को समझाने के नाकाम रहे हो? जी आशा जी, नाकाम हुए और ना ही अधिकारियों ने गुमराह किया। जितने मुद्दे थे जो वचन पत्र में थे, जो संकल्प हमने लिया था, वचन दिया था जनता को, आज में मुझ पर कायम है। रही बात उपचुनाव में मुद्दे वचन सामने रखने की, तो जो मेन मुख्य रूप से जितने वचन हमें रखना थे, हमें निसंकोच रूप से हमने 900 वचन दिए, तो हम उन्हें पूर्ण करेंगे। और एक बात आप दूसरा बोल रहे हैं कि आपने डाटा प्रस्तुत नहीं किया तमाम योजनाओं का, तो देखिए हमको सरकार चलाने का बहुत कम समय मिला, एक तो मनोज जी। दूसरा मैं क्या बात स्पष्ट कर दूं कि हमारी गवर्नमेंट जो बनी थी 5 वर्षों के लिए बनी थी, तो जो भी कार्य योजना हम लेकर चल रहे थे 5 वर्षों के लेकर चल रहे थे। जिस तरीके से हमने किसान कर्ज माफी का डाटा प्रस्तुत किया, हम वैसे ही कन्यादान योजना का भी करते, हम बच्चों के लिए योजनाओं का भी करते, गौशालाओं का भी हम आगे प्रस्तुत करते, बेरोजगारों के लिए हम क्या कर रहे थे हम वो भी आगे प्रस्तुत करते। लेकिन हमें इतना समय मिलता तो एकदम से जैसे कि एक बादल सा फटता है और बाढ़ का एक स्थिति बन जाती है और उस नगर में रहने वाले संभल नहीं सकते, उस तरीके से गवर्नमेंट। लेकिन आशा जी इन सबके बाद भी तो पेन ड्राइव बताई दी, आंकड़ा तो दे ही दिया था पेन ड्राइव के जरिए, तो बाकी चीजों का भी आंकड़ा दे सकते थे। बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ ना पारुल जी, हमें और अगर आप समय देते और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जनता को हम अपनी बात नहीं, समय के बाद ये जब सरकार जा चुकी थी उसके बाद पेन ड्राइव जारी हुई थी। देखिए हम वही कह रहे हैं कि हमें पेन ड्राइव तो अप्रैल मई जून में वैसे भी जारी करना ही थी पारुल जी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को इतना समय नहीं दिया, लालची हाथों से लोग बिक गए और हमें ऐसा पूर्वानुमान नहीं था। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ और कल में कोई ऐसा कथन कर दूं जो आप मुझसे वो अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, तो वो एक ऐसी एक स्थिति आ जाती है असमंजस की कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। और वही कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस सरकार के साथ हुआ। माननीय आशा जी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने तो कहा था कि उन्हें समझ में आ रहा था कि ये खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है और जाने वाले हैं, और बाद में भी एंड तक भी उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि अभी भी कुछ लोग जाने वाले हैं। देखिए पारुल जी वही मैं कह रही हूँ, हम अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, हम जनता के हितों के काम करते या बिकने वाले लोगों को रोकने का काम करते। हम कोई व्यक्ति एक परिधि में जाकर ही कार्य कर सकता है, अगर उसके साथ वालों को कोई रेगुलर प्रलोभन दे तो वो अगर बिक जाए तो उसके लिए हम दोषी नहीं है। दूसरा जनता इस बात को भली भांति समझ रही है। तो आशा जी आप दोषी नहीं है तो बीजेपी को क्यों दोष दे रही है, क्योंकि लोग तो आपके बिके हैं। देखिए अगर बीजेपी को दोष ना दिया जाए तो आप बताइए मनोज जी किसको दोष दें? खरीदने वाले तो वही है ना। ऑफर तो चार सर्वे आपने कराए, सर्वे के आधार पर आपने टिकट दिया, तो क्या आपने योग्यता ये देखी थी कि जिताऊ है कि बिकाऊ है? विकास जी क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात मैं मनोज जी पूरी कर लेती हूँ। जिस तरीके से विकास जी बोल रहे थे हमने किसानों से डायरेक्ट संबंध रखा, इनके ही महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे थे हमारे किसानों के वोटों की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट उन्होंने कहा। दूसरा आपके गुजरात में एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ, किस तरीके से बोल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष स्टेट का और मुख्यमंत्री ही 10-10 करोड़ रुपए देकर विधायक खरीद रहा है। अब मनोज जी आप बताइए किसी व्यक्ति को सामने से आकर कोई करोड़ों रुपए का प्रलोभन देगा तो मानव का यह स्वभाव रहा है कि वो स्वार्थी लोभी हो ही जाता है। अगर उसको बार बार हर बार ये कहा जाए कि ऐसा किया जाए तो वो एक भाव में आकर बह जाता है। तो आपको नहीं लग रहा गुजरात के सीएम पुरुषोत्तम रूपाणी ने तो अभी कहा है कि वो 25 करोड़ में पूरी कांग्रेस बिक जाएगी गुजरात में? देखिए झारखंड में जो इन्होंने काम करने की कोशिश की, इनको मुंह की खानी पड़ी। इसी तरीके से इन्हें राजस्थान में भी मुंह की खानी पड़ी। किस तरीके से इन्होंने वहां भी ये गेमलर बनकर गेम खेलने का मुझे लगता है विकास जी अच्छे से जवाब देंगे। विकास जी आप मध्य प्रदेश में 35 करोड़ 50 करोड़ दे रहे हो, गुजरात में 10 दे रहे हो, जबकि गुजरात मध्य प्रदेश से ज्यादा संपन्न है। देखिए अलग चीजें हो, तथ्यात्मक बात तो ये है कि क्या कमलनाथ जी पूछिए ना कि कमलनाथ जी मानव नहीं है क्या? उनसे ज्यादा व्यवसायिक बुद्धि का कोई है क्या? वो भी पलटी मार सकते थे। ऐसा नहीं है मनोज भाई। जब इतनी संख्या में हम कांग्रेस विधायकों को पाला बदलते देख रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। कहिए।
जब कांग्रेस के इतने सारे विधायक असंतुष्ट रहे, कांग्रेस तो गुटों में बटी पार्टी थी ना, पहले भी सिंधिया जी के साथ के भी लोग रहे, उसमें दिग्विजय सिंह जी के भी साथ के रहे, अन्य भी रहे, कमलनाथ जी पहला लड़का जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था, हम पहले से शॉर्ट अरुण चतुर्वेदी जी ने ऐसा काम किया। जी विकास जी कहिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि वहां के विधायकों ने अपनी सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति और भविष्य के करियर को देखते हुए ऐसे निर्णय लिए हैं। अलग अलग कांग्रेसी गुटों के विधायक छिटके हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी तो कांग्रेस में उनके द्वारा प्रमोट किए गए और राजनीति में जो उनका प्रशंसा करते रहे थे पहले, उन्हें क्यों छिटकना पड़ा? मुझे लगता है ये बिकने बिकाने वाला डायलॉग कांग्रेस को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये कल को बात आ सकती है। अच्छा एक बात और, तब तो कमलनाथ जी भी बहुत दुआइयां दिया करते थे कि हमारे साथ इतने भारतीय जनता पार्टी के विधायक आ रहे हैं, कुछ एक को उन्होंने एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा के भी जाहिर करने का प्रयास किया। तो फिर कौन सी बातें करते हैं? ना नैतिकता की बातें ये कर रहे हैं, ना अपने संगठन की पकड़ की बातें कर रहे हैं, और फिर बिक रहे तो 70-80 क्यों नहीं बिक गए? कमलनाथ जी क्यों छूट गए? बड़े प्रश्न है। इस जन की एक दो बार बेतार्किक बात कहना अलग हो सकता है, लेकिन बार बार इसी को रिपीट करते रहने में कोई औचित्य नहीं था। जी मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए। अब आप आज श्रीमती जैन बोल रही हैं कि सामाजिक योजनाओं के बारे में इन्होंने कुछ बोला कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया। अरे साहब, आपने कन्यादान की राशि, मैं इल्जाम लगा रहा हूं, कमलनाथ जी क्यों पापी कहे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने वाली स्कीम्स को चौपट कर दिया, खत्म कर दिया। अभी कोई कहता है स्थगित करी थी, कोई कहता था निरस्त करी थी, कोई कहता है कि साहब वो गलत लोगों को उससे फायदा मिल रहा था इसलिए वो हटा दी गई थी। ये जनता बताएगी। आप मनोज भाई, जिस वक्त आप सरकारी नौकरी जैसी सिक्योर जॉब लोगों को नहीं दे सकते हैं, उस माहौल में समाज में सोशल सिक्योरिटी देने के माध्यम से, स्वरोजगार प्रदान करने के माध्यम से समाज के विकास की परिकल्पना, जो अंत्योदय परिकल्पना हमारी है, उसको कांग्रेस ने आहत किया, उस विचार को उन्होंने नष्ट किया। इससे उनको हानि हुई, उनके विधायक छिटके, उन क्षेत्रों की जनता छिटकी। इसलिए नहीं कि रुपए पैसे, अच्छा रुपए पैसे का आरोप लगाते हैं मनोज भाई। मुझे याद है नरसिम्हा राव सरकार के वक्त जब हर्षद मेहता की पिक्चर आजकल आ रही है, वेब सीरीज, उसको याद करके मैं कहता हूं, 1 करोड़ रुपए जब देने की बात हुई थी तो कांग्रेस कहती थी 1 करोड़ रुपए ब्रीफ केस में कैसे आते हैं। उसके मतलब वीडियो बनाए जाते थे कि 1 करोड़ रुपए एक ब्रीफ केस में आ नहीं सकता, एक सूटकेस में आ नहीं सकता है। आज कांग्रेस बार बार 35 करोड़ का आरोप लगाती है, 50 करोड़ का आरोप लगाती है। अरे आप देखते ना, नहीं तो अब तो रास्ते बहुत सारे हो गए। जरूरी थोड़ी है विकास जी की पैसा केस में सूटकेस में दे, बहुत सारे तरीके हैं पैसा देने के। तो किसी भी तरीके से हो, क्या कांग्रेस पिछले 8 महीने में वो 25 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़ का कहीं होता, एक आध उदाहरण भी नहीं उतार पाई, पकड़ धकड़ कर पाई? क्या पार्टी है? फिर क्या कार्य करता है? क्या सब जी रहे ना, इनके विधायक तब असर ऐसा कोई अनुसंधान कर पाए? क्या राजनीतिक पार्टी हक ही नहीं है इसे राजनीति में रहने का? क्या कहेंगी आशा जी? मनोज जी, मुझे विकास जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है और मैं पहले भी इनके साथ कई बार बैठ चुकी है, लेकिन जिस तरीके की आज ये बातें कर रहे हैं, मुझे राजनीतिक बुद्धि पर थोड़ा सा मुझे हंसी आ रही थी। ये बोल रहे थे कमलनाथ जी क्यों नहीं बिके। भाई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। कैसी बुद्धि आप लोग चला रहे हैं? आपने 2, 4, 8, 10, 15, 20 लोग खरीद लिए तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट और नष्ट हो गई है। आपने जो कार्य किया, आप बोल रहे हैं एक सूटकेस में कैसे पैसे आएंगे, तब 2000 का नोट नहीं चला करता था, माननीय, अब 2000 का नोट चलता है। उसके बाद मनोज जी ने खंडन कर दिया, बहुत सारे तरीके हैं पैसों को खपाने के। तीसरा, जनता अगर आपके साथ है, मैंने खंडन नहीं किया, मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे तरीके हैं। मैंने खंडन और उसकी पुष्टि नहीं की है। मनोज भाई, कोई भी तरीका हो,
50 करोड़ रुपए कोई छोटी राशि नहीं होती है कि भाई आपके साथ जनता है विकास जी, तो क्यों आपके तुलसीराम सिलावट जी साड़ियां बंटवा रहे हैं, क्यों 500 के नोट बंटवा रहे हैं लिफाफे में रखकर? वीडियो आपने भी देखी होगी, आप भी ऑनलाइन रहते हैं। और दूसरा, अगर आप इतना ही कल्याणकारी कार्य कर रहे थे महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो क्यों 2018 में आपको जनता ने तख्त से नीचे फेंक दिया था? तब भी आपकी जो स्वार्थ की लालसा पिपासा थी ना, जो आपने सत्ता में रहने का जो आपको एक कीड़ा लग गया था, 13 वर्षों के भ्रष्टाचार का जो कीड़ा आप लोगों को लग गया था ना, हरे हरे नोट कमाने का, वो आप लोगों से शांत नहीं हुई। वो 2 साल और छोड़ दिए, 15 साल सरकार रही है। मैंने कहा आशा जी 13 साल क्यों गिन रही? 2 साल और 2 वर्षों भारती जी और बाबूलाल गौड़ की रही, 13 वर्षों भ्रष्टतम सरकार शिवराज सिंह जी ने चलाई और वो सामने घूम रहे हैं। और आप बात कर रहे थे व्यापम घोटाले की, तो पूरी सदी का पूरे लेकिन आपने भी तो आशा जी, कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनते ही जन आयोग बनाएंगे, जितने दोषी उन सबको सजा होगी, तो आपने जन आयोग क्यों नहीं बनाया? ये कौन सी दोस्ती निभाई जा रही थी? जी सारे कार्य बिल्कुल सतत रूप से हम कर रहे थे। मैंने आपको पूर्व में भी कहा, हम 5 वर्षों के लिए जनता ने हमें चुनकर भेजा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि 15 महीनों में हमें तख्ते पलट कर दिया जाएगा स्वार्थी और लालची लोगों के कारण। इसीलिए हमारी कार्य योजना जो हम लेकर चल रहे थे, वो बड़ी कार्य योजना लेकर चल रहे थे और 5 वर्षों की बनाकर चल रहे थे। 15 महीने में थोड़ा सा कम है, बौंद्रिया जी से हम जवाब ले लेते हैं। मनोज भाई, संभव नहीं था और वो संभव हो भी नहीं सकता। इसी वजह से रही बात विकास जी की, हमने नहीं खरीदे तो हमारे कहने और आपके कहने से नहीं होती, जनता सब कहेगी। लेकिन विकास जी से मेरा एक आग्रह है कि जिस तरीके से ये अभी चैनल पर आकर बोल रहे हैं, अगर ये सीटें सारी हार जाएं, उसके बाद भी ये आकर इस सत्ते पर रहें, तो मैं मानूंगी कि जनता हमारे साथ है। जनता इनके साथ वैसे आशा जी, जितनी बार आपने विकास जी का नाम लिया, उतना विकास का नाम तो चुनाव में दोनों पार्टियों ने नहीं लिया। विकास का कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा शेर बिल्ली सब चल रहे थे, विकास की बात कोई नहीं कर रहा था। आप कम से कम इतनी बार विकास कर तो रही हैं। बिल्कुल विकास तो हम लोग ने रहे थे, हमने बिल्कुल जनता के साथ बात की है, तभी तो जनता हमारे साथ है। और ये चीज इनको साफ दिख रही है, तभी तो शराब का प्रलोभन, शासन का, प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग, कानून का उपयोग, गोलियां चलाना, डंडे चलाना, साड़ियां बंटवाना, 500 के नोट लिफाफे में बंटवाना, कौन करता है? मनोज जी, आपने भी बहुत चुनाव देखे होंगे। छोटे सी टिप्पणी हम बौंद्रिया जी के ले लेते हैं। बौंद्रिया जी जल्दी से। देखिए, मूल स्वभाव ये रहा, इस उपचुनाव के इतने विस्तारित होने का कारण ये रहा है, आप भी आशा जी समझिएगा, कि जब आपने 2018 की चुनाव प्रचार की बातें करी, तब जनता को ये नहीं कहा 5 साल की कार्य योजना के साथ जा रहे हैं। आपने कहा 10 दिन बेरोजगारी भत्ता सरकार बनते से फौरन, सरकारियां नौकरियां फौरन। बताइए, मैं केवल ये 3 बिंदु ले रहा हूं जो आपने बहुत प्रचारित किए थे और जो हमें मानना है कि लोग जिसके प्रलोभन में आ गए, लेकिन वो प्रलोभन टूट गया। आप 10 दिन की कायमी नहीं रख पाए, आप बेरोजगारी भत्ते की कायमी नहीं रख पाए, आप सरकारी नौकरियां, एक सरकारी नौकरी नहीं दे पाए। तो आपके चुनाव प्रचार तो फौरन वाला था और अब आप बात कर रहे हैं समय इजाजत नहीं देता। पर्याप्त समय आप दोनों को ही दिया चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जी, खरीद फरोख्त की बातें कि इसको इतने में खरीद लिया, इसको इतने में खरीद लिया, वो नहीं बिका क्योंकि वो इस पद पर था। आपको लगता है कि कोई भी विधायक, और वो भी जब मंत्री पद पर कुछ विधायक थे जो छोड़कर पार्टी छोड़कर सिंधिया के साथ चले आए, ऐसे में क्या इतना आसान होता है किसी विधायक का इस तरह से अपना सब कुछ छोड़कर और किसी और खेमे में चले जाना, भले ही सिंधिया प्रेम क्यों ना हो, लेकिन इतनी तादाद में? निश्चित तौर पर आपने एक सही सवाल उठाया है, क्योंकि आज की तारीख में कोई सरपंच ही छोड़ने को तैयार नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि कर्नाटक में एक ऑप्शन था कि विधान परिषद है, मध्य प्रदेश में कोई विधान परिषद नहीं, कि अगर आप चुनाव हारे तो 3 साल बाद इस बीजेपी में कोई गारंटी नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप मंत्री पद दांव पर लगाते हैं, विधायक की दांव पर लगाते हैं, तो एक बड़ा जोखिम लिया। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि असंतोष का स्तर कितना था। या दूसरा एक और कारण कि जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो गुटों में बटी पार्टी है, वहां वो जो नेता हैं उनके प्रति कार्यकर्ता भी वफादार रहता है और जिनको टिकट दिलवाते हैं वो। तो ये हमने देखा कि सिंधिया ने जिन लोगों को टिकट दिलाया वो लोग उनके साथ चले गए। तो कल को ये भी गारंटी नहीं है, बीजेपी इसीलिए हो सकता है, मुझे लगता है कि बाकी इस्तीफे करा रही है कि कल को ऐसी स्थिति फिर से बन गई तो हो सकता है जो ये लोग जीते वो सिंधिया के कहने पर क्या गारंटी है कि बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो व्यक्तिगत निष्ठा के प्रति जब आप जुड़े होते हैं,
पार्टी केडर आप पीछे छूट जाता है। बीजेपी में देखिए ऑपरेशन लोटस में जितने सूत्रधार थे वो सबके लगता था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन वो कई सारे मंत्री नहीं बने। शिवराज सिंह चौहान के जो कोर ग्रुप के लोग थे उनमें से ज्यादातर मंत्रिमंडल से बाहर रहे। राकेश सिंह का मैंने उदाहरण दिया। तो एक पार्टी जो केडर से चलती है और एक पार्टी जो लीडर से चलती है। अब लीडर वाली पार्टी का लीडर केडर वाली पार्टी में आ गया है तो क्या केडर उसको एक्सेप्ट कर पाएगा या वो लीडर उस केडर को अपनाएगा? ये सारे अभी जोखिम है बीजेपी के सामने भी और सिंधिया के सामने भी। बिल्कुल सही विश्लेषण और सटीक विश्लेषण, जैसे कि हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि अनादि टीवी के साथ बने रहने का आपके लिए यही फायदा है कि बिल्कुल सटीक और जड़ से जाकर चीजों को निकालकर विश्लेषण यहाँ होता है। बने रहिए हमारे दर्शकों, आप हमारे साथ। मनु जी, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपके पास आए, लेकिन देखिए चलते चलते अभी तो ये चलते चलते सिर्फ मेरे लिए ही मैं छोटा सा ब्रेक लेने जा रही हूँ, लेकिन अनादि टीवी ब्रेक नहीं ले रहा है। लगातार आपके साथ हम बने हुए हैं, हर सीट पर हमारे संवाददाता तैनात हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और सुबह से लगातार आप तक खबरें पहुंच रही हैं। सबसे पहले इसलिए भी पहुंच रही हैं क्योंकि उससे हर एक बूथ पर तमाम लोग तैनात हैं। ऐसे में हमारी कोशिश कि जितना जल्दी हो सके आप तक खबरें पहुंचाई जाए और उसी बीच हर सीट का विश्लेषण और हर उस मुद्दे की बात का विश्लेषण जो इन राजनेताओं ने आपके सामने इन चुनावी सभाओं में रखा और जो भी वादे वचन पत्र में संकल्प पत्र में किए गए हैं उनको भी हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए, सटीक विश्लेषण अनादि टीवी आपके लिए लेकर आ रहा है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।